नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट @12 में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। बताया संतुलित और समझदार नेता। भारत के तेल व्यापार जारी रखने के फैसले का भी किया स्वागत। तेल आयात पर दबाव बनाने के लिए साधा अमेरिका पर निशाना। सरकार ने भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने के लिए उठाया महत्वपूर्ण कदम। एनडीयू प्लेटफॉर्म का किया उद्घाटन। 5 नए केंद्रों की भी की शुरुआत। उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक पहुंच को सुलभ बनाना उद्देश्य। भारत और चीन अक्टूबर के अंत तक दोनों देशों के निर्दिष्ट स्थानों को जोड़ने वाली सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने तथा हवाई सेवा समझौते में संशोधन पर तकनीकी स्तर की बातचीत में लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मिला जबरदस्त समर्थन। मिले 1.15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। कंपनियों की ओर से आए प्रस्ताव तय अनुमान से लगभग 2 गुने। योजना के लिए 22,919 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित। और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने दक्षिण अफ्रीका के क्लेनमंड में 11वें G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। आपदा प्रतिरोधक क्षमता और अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण पर प्रथम कार्यकारी सत्र को संबोधित किया। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के लिए आपदा प्रबंधन और समन्वय में सुधार के लिए भारत के कदमों पर डाला प्रकाश। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा अपने देश के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। इसके अलावा पुतिन ने पीएम मोदी को सबसे बुद्धिमान नेता बताया। दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोची में वल्दाई डिस्कशन क्लब के पूर्ण सत्र में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत और रूस के बीच गहरी दोस्ती पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मेरा मानना है कि भारत और रूस के लोग दोनों देशों के बीच के गहरे संबंध को नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि लगभग 15 साल पहले हमने एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी और ये सबसे अच्छा वर्णन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही बुद्धिमान नेता हैं जो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देता है तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। वहीं उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे और उन्होंने भारत की गरिमा और रणनीतिक स्वायत्तता का भी समर्थन किया। Prime Minister Modi is a very reasonable, wise leader. He's very oriented in the interests of his nation, and everyone in India knows that. So now our priority is to build effective, mutually beneficial trade ties. Trade turnover with India is $63 billion. So 1.5 billion people live in India, and in Belarus there are 10. And with Belarus we have $50 billion and 63 with India. I believe this doesn't align with our potential, with our capabilities. So we have to resolve a number of matters so that we can unblock our full potential. And first and foremost, we have to deal with the logistics. Second of all, we need to deal with the financing, with the payments. And there is room for work and there are opportunities for that. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भारी समर्थन मिला है और इस योजना के तहत सरकार को 1.15 लाख करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
यह स्कीम देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और कंपोनेंट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है और जो पिछले 11 वर्षों में जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है दुनिया भर का भारत पर, ये ट्रस्ट आज इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में परिणत हो रहा है। इट्स रिजल्टिंग इनटू इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्शन against a target which was again a very ambitious target we had taken of 59,350 crore rupees investment. We have received applications for 1,15,351 crore. Against a production target of 4,56,500 crore, we have received production estimates 10,34,000 crore. So that is more than double what we had targeted. Employment, we had targeted 91,600 persons. Here the employment which is expected is 1.5 times at 1,41,000 persons employment. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। यह प्लेटफॉर्म उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के मुजफ्फरपुर, ओडिशा के बालासोर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव के दमन और मिजोरम के लुंगलेई में भी 5 नए नेलेट केंद्रों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। ये प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर और संबंधित क्षेत्रों जैसे खास तकनीकों में उद्योग केंद्रित प्रोग्राम प्रदान करेगा। ये युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करने के लिए लचीले डिजिटल लर्निंग मोड और वर्चुअल लैब भी उपलब्ध कराएगा। और इधर भारत और चीन अक्टूबर के अंत तक दोनों देशों के निर्दिष्ट स्थानों को जोड़ने वाले सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने के पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने तथा हवाई सेवा समझौते में संशोधन पर तकनीकी स्तर की बातचीत में लगे हुए हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से सामान्य बनाने के दृष्टिकोण के तहत इस वर्ष की शुरुआत से ही कई पहल की जा रही है। उड़ानें दोनों देशों के निर्धारित वाहकों के वाणिज्य निर्णयों और सभी परिचालन मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करेंगी। सेवाएं अक्टूबर 2025 के अंत तक शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम के अनुरूप फिर से शुरू होंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों का ये समझौता भारत और चीन के लोगों के बीच संपर्क को और सुगम बनाएगा। इससे द्विपक्षीय आदान प्रदान अधिक सुगम होंगे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 8% जीडीपी वृद्धि पर जोर दिया। नई दिल्ली में आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच घरेलू कारकों से देश की विकास दर मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक उतार चढ़ाव को झेलने की देश में पर्याप्त क्षमता है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली है और निरंतर विकास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक संघर्ष तेज हो रहे हैं और वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधारों की आवश्यकता है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के क्लेनमंड में आयोजित 11वें G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट में विभिन्न सत्रों को संबोधित किया। उन्होंने न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए धन संग्रह विषय पर सत्र को संबोधित किया और बाद में समावेशी विकास और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग विषय पर सत्र की अध्यक्षता की। महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर अपने संबोधन में हरिवंश ने भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के आधारभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बल्कि वैश्विक स्थिरता, साझा जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान के लिए भी सक्षम मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। Colleague, it may be mentioned that various milestones have been achieved under this mission.
to enhance domestic production of critical and strategic minerals. Auctioning of blocks for critical and strategic minerals are being facilitated. So far, total 59 critical and strategic mineral blocks have been successfully auctioned by the government. Our Geological Survey of India has taken up several projects focused on identifying and assessing critical minerals deposits. GSI has carried out 195 critical minerals exploration projects in 2024-25 and taken up 230 more projects during 2025-26 for various critical minerals across the country. To encourage private participation in exploration, the Ministry of Mines has notified private exploration agencies for taking up exploration projects through funding from National Mineral Exploration Trust. Recycling is one of the focus areas in the critical mineral programs. A $180 million incentive scheme for promotion of recycling of used products such as e-waste, lithium-ion battery waste, and other waste for separation and extraction of critical minerals such as lithium, cobalt, nickel, and rare earth elements has recently been launched by Government of India. Apart from the efforts within the country, India is coordinating with various countries from Africa, Latin America, and Australia. It also engaged with various multilateral and bilateral forums as mineral security partnership, the Indo-Pacific Economic Framework, Indo-US Strategic Mineral Recovery Initiative, and Quad and UK-India Technology Security Initiative for strengthening the critical minerals value chain. Friends, G20 has an important role in ensuring resilient, diversified, transparent, and sustainable supply chains of critical minerals. It's noteworthy that the last two presidencies of G20 of India and Brazil, in their declarations, had paragraphs on the critical minerals. The New Delhi Declaration also took note of the high-level voluntary principles proposed by India. Under the current G20 South Africa presidency, negotiations are going on under the critical minerals framework of Task Force 1 and the Energy Transition Working Group. The leading countries of G20 should support developing countries by sharing financial resources, technology and knowledge to strengthen local critical minerals ecosystem and help them in developing sustainable technologies for mineral exploration, extraction, processing, beneficiation of recycling. और इससे पहले उन्होंने बुधवार को आपदा प्रतिरोधक क्षमता और अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण पर प्रथम कार्यकारी सत्र को संबोधित किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन में बारंबार उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन और इसके लिए समन्वय करने के सुधार के लिए भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न संस्थागत कदमों पर प्रकाश डाला। और इधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जीएसटी बचत उत्सव के तहत केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने खाद्य और ग्रामोद्योग उत्पादों पर देशव्यापी छूट का शुभारंभ किया। जीएसटी बचत उत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण हर घर स्वदेशी अभियान को नई ऊर्जा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। नई दिल्ली में खाद्य उत्पादों पर देशव्यापी छूट सेल के शुभारंभ के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे हर वर्ष कम से कम 5,000 रुपए के खादी के कपड़े खरीदें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से खादी के उपयोग को बढ़ावा देने और स्वदेशी उत्पाद अपनाने के अभियान को प्रोत्साहित करने की अपील की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज फिर से खादी जन जन के उपयोग की चीज बन गई है। इसकी बिक्री में कई 100 गुना की वृद्धि हुई है। आज खादी ग्रामोद्योग का कारोबार 1,70,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए संसद टीवी।
मुंबई के इस जादुई मेकिंग जोन में, जिसे दुनिया जानती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के नाम से। हमारा जो ICF है, इट इज डिवाइडेड टू 2 पोर्शंस। एक शेल डिवीजन है, एक फर्निशिंग डिवीजन है। ऑलमोस्ट 3000 कोचेस एवरी ईयर बनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ICF है, जो अभी तक 75,000 से ज़्यादा, मतलब 77,000 हो गया अभी। ICF एक फैक्ट्री नहीं है, एक सपना है जिसमें टेक्नोलॉजी, हार्ड वर्क और देशभक्ति का संगम होता है। जब से वंदे भारत बना है ना, पूरा पब्लिक का जो फोकस है, इट्स बैक ऑन इंडियन रेलवे। आप प्लेटफॉर्म में जाएंगे, वंदे भारत निकलता है तो लोग इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं और सेल्फी लेना चाहते हैं। विकसित भारत 2047 का सपना यहीं से होकर गुजरता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरक्रीक सेक्टर में इस्लामाबाद के किसी भी दुस्साहस का निर्णायक जवाब दिया जाएगा, जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। भुज सैन्य अड्डे पर शस्त्र पूजन समारोह के बाद सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान लेह से सरक्रीक तक भारत की रक्षा प्रणाली को भेदने में विफल रहा, जबकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली की पूरी तरह से पोल खोल दी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी सैन्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेदने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया, भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया
क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन का दौरा किया। भारतीय सेना के जवानों के साथ शस्त्र पूजा की। इस पारंपरिक कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक मूल्यों और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रेखांकित किया। गांधी जयंती के अवसर पर गुरुवार को गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की तरफ से 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर उनकी याद में आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चलते चलते आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ खास तस्वीरें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मन अभिमान
पे नहीं